तो नमस्कार। आज का टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास का जो आपको पढ़ना है वह है व्यक्तित्व और उसका मापन। ठीक, अकॉर्डिंग दिस वर्ड जो शब्द है व्यक्तित्व, जिसे आप लोग अक्सर पर्सनालिटी बोलते हैं, ध्यान देना, पर्सनालिटी ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको समझना जरूरी। पर्सनालिटी है क्या? अकॉर्डिंग टू अगर वर्ड जाएं, शब्दों की दृष्टि से जाएं, तो व्यक्तित्व शब्द ये दो शब्दों से बना बताया जाता है, कहीं जगह आपको मिलेगा परसोना। ठीक है, ये परसोना जो शब्द है या पर्सनेयर, यूनानी वर्ड परसोना, लैटिन शब्द पर्सनेयर, ध्यान देना, परसोना एंड पर्सनेयर ये दो वर्ड है। परसोना का मतलब होता है नकाब। क्या होता है? नकाब। तो व्यक्तित्व क्या है? परसोना और पर्सनेयर ये दो वर्ड हैं। यूनानी वर्ड परसोना, इसका तात्पर्य है नकाब, अर्थात व्यक्तित्व नकाब है। अर्थात स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो आप मुखौटा लगाते हैं और व्यवहार करते हैं वह है क्या? वह है आपका व्यक्तित्व। एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है पर्सनेयर। पर्सनेयर का तात्पर्य है ध्वनि सदृश। किसके सदृश? ध्वनि सदृश। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य एक घटना से लेते हैं कि स्टोरी आती है। पहले आपने देखा होगा रामलीला वगैरह देखी, यस या नो? यस, देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इंडिया में रहते हैं तो बिल्कुल देखा होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि पुरुष पात्र ही रहते हैं, लेकिन वह पुरुष पात्र महिलाओं की क्या करते हैं? का अभिनय करते हैं। और महिलाओं का जब अभिनय करते हैं तो उनका चाल चलन, कार्य व्यवहार, चलने का, बोलने का, ये सारा कार्य व्यवहार कैसा होता है पुरुष, लेकिन महिला अभिनय कर रहे हैं तो किसके? ध्वनि सदृश। उस ध्वनि के सदृश वह अपना कार्य व्यवहार करते हैं, अर्थात पर्सनेयर, द वर्ड ऑफ लैटिन। तो ये जो लैटिन वर्ड है, ठीक, यूनानी जो वर्ड पर्सोना है, इसका तात्पर्य नकाब है। पर्सनेयर ध्वनि सदृश, व्यवहार करना, अर्थात अभिनय के जैसी ही क्या करना? कार्य व्यवहार को करना। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। तो उन डेफिनेशनों पर चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन है मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। मन बताते हैं व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह डिफाइन किया किसने? मन ने। ऐसी ही एक डेफिनेशन दी वारेन महोदय ने। किसने? वारेन ने। वो बताते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ये दो डेफिनेशंस दी गई। कुल मिलाकर अगर सार के रूप में जाएं, ये समस्त परिभाषाओं को लें, तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व स्पष्ट और सही रूप से क्या व्याख्या करता है? तो यह व्यक्ति की क्रियाशीलता की व्याख्या करता है। और क्रियाशील व्यक्ति कैसा है? तो कहा गया जो भी व्यक्ति है व्यवस्थित रूप से परिस्थिति के अनुसार जिस व्यवहार को वह करता है उस ओर इशारा करती है। क्या? अर्थात परिस्थिति अनुसार व्यक्ति के कार्य व्यवहार की क्रियाशीलता का संकेत, इशारा कौन करता है? आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व करता है। अगर बात करें और ध्यान दें, तो ध्यानाकर्षण करें, तो इसका निर्माण होता कैसा है व्यक्तित्व का? तो व्यक्तित्व का निर्माण मुख्यतः दो चीजें हैं जो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण है। उन पर अगर चर्चा करें तो कैसा बनेगा आपका व्यक्तित्व? तो जैसा आपका क्या होगा? वंशानुक्रम होगा, और जैसा आपका क्या होगा? वातावरण होगा। ध्यान देना, मेकिंग एंड पर्सनालिटी कैसे बन रही है? तो वंशानुक्रम, अर्थात आप सीधा सा है जो कार्य व्यवहार हैं, चरित्र है व्यक्ति का, व्यवहारिक स्वरूप है, शरीर का संगठन है, ठीक है, उसके करने का तरीका है, ये सारी चीजें कैसी? तो बहुत हद तक ये सारी चीजें आती हैं किससे? आपके वंशानुक्रम से। ठीक, साथ ही आप क्या अनुशीलन करेंगे, किस चीज का अनुकरण करेंगे, इन सारी चीजों पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे
कि जैसे एटमॉस्फेयर में अर्थात वातावरण में आप होंगे उसका प्रभाव मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चार्ल्स डेवलपमेंट में है, व्यक्ति पर व्यापक या सर्वाधिक प्रभाव किसका है? वातावरण का। और आपने एक विकास की थ्योरी भी पढ़ी है, विकास का थ्योरम सिद्धांतों में, कि व्यक्ति का विकास कैसा है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। देन मीन्स मेकिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व या आपका व्यक्तित्व का स्वरूप वो बन भी किससे रहा है? तो दोनों चीजों का योग है, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण का जो स्वरूप है ये संयुक्त रूप से आपका व्यक्तित्व का निर्माणात्मक घटक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे चर्चा कर लेते हैं इन सारी चीजों के बाद, और यहीं आपके प्रश्न जनरेट हो जाते हैं किस वर्ड से बना, तो ध्यान दे लेना परीक्षाओं में 2 वर्ड आ जाएंगे, या तो आपका पर्सोना आ जाएगा या पर्सनेयर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ये भी दे देना यूनानी और लैटिन 2 चीजों का जिक्र होगा। किसका किसका? यूनानी और लैटिन का, उन पर भी आप ध्यान दे लेना। अब बात आती है व्यक्तित्व के तत्व की। किसके? व्यक्तित्व तत्व, इन पर चर्चा कर लेते हैं। फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बताया ये गया इनके तत्वों के बारे में, तो प्रमुखता से जो तत्व हैं उन तत्वों पर यह कारकों जिनसे इनका निर्माण हुआ है व्यक्तित्व का, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता है आपके व्यक्तित्व के जो कारक इसके निर्माण में उत्तरदायित्व हैं उनमें परिवर्तन देखा जाता है, या परिवर्तन की प्रक्रिया का सीधा सीधा बोध कर सकते हो, ज्ञान कर सकते हो। विशेष रूप से अगर देखें तो मनोवैज्ञानिकों ने, और मनोवैज्ञानिकों में एक व्यक्ति का नाम आता है बोरन महोदय। ठीक, कौन सा? बोरन महोदय, या बोर्नर नाम देते हैं। किसका? इनका नाम आ जाता है बोर्नर। इन्होंने व्यक्तित्व के तत्वों के विषय में बताया, तो बोरन ने जो व्यापक परिपाटी प्रस्तुत की, तो उसमें लगभग इन्होंने जो तत्व बताए वो 6 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और जो क्या बताया, साथ ही यह बताया ये परिवर्तन प्रक्रिया अंतर्गत है, अर्थात इन तत्वों में आयु उम्र के अनुसार व्यक्तित्व में परिवर्तन साफ साफ नजर आता, और आप भी उस चीज को महसूस करते हैं। जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हुए, आज जिसमें है, तो लगातार आप देख रहे हो बोधात्मक स्थिति में आपको उसका संज्ञान है या ज्ञान है, आप में परिवर्तन लगातार नजर आ रहा है। अब ये तत्व जो बताए, तो उन्होंने क्या क्या चीजें डिफाइन की, उन पर फोकस कर लें। पहली चीज उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण कार्यों का प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात जो भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसके कार्य व्यवहार में साफ नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व संगठनात्मक स्थिति है, संगठन है कई चीजों का, और यह संगठन जो है ये व्यक्ति के क्रियाकलापों में साफ नजर आता है। और यह संगठन किस लिए होता है? तो जो भी संगठन होता है वो गोल ओरिएंटल होता है, अर्थात जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या पूर्णता से उसे करने के लिए आप कई चीजें सीखते हो, कई चीजों से मोटिवेट होते हो, अभिप्रेरित, और ये सारी चीजें आपके कार्य व्यवहार में नजर आती हैं। कहने का तात्पर्य तो बोरन महोदय ने साफ किया कि जो आपके कार्य व्यवहार में नजर आता है संगठनात्मक स्थितियों के रूप में, जो लक्ष्यमुखी है, उसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं या अभिप्रेरित होते हैं, वह समस्त क्रियाकलाप बाह्य व्यवहार में क्या है? तो बाह्य व्यवहार में वह आपका व्यक्तित्व है। क्लियर? दूसरी चीज उन्होंने जो डिफाइन की वो यह बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण परिवेश में देखा जाता है, अर्थात जिस परिवेश में आप रहते हैं, पर्यावरण या वातावरण की बात, तो उसमें व्यक्ति उस पर्यावरण या वातावरण के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। जैसे आप जब गांव में थे, जब शहरों में आए, तो गांव में थे, ग्रामीण वातावरण, वहां आपने अंतःक्रिया की, देखते नहीं हो आप लोग,
क्षेत्र का व्यक्ति मिल जाता है, आपकी अंतःक्रिया और कार्य व्यवहार उस क्षेत्र के व्यक्ति के अनुरूप होता नजर आता है। आपके जो संबंध है भाषा वर्तनी, ये सारी उसी से संबंधित हो जाती है। वहीं आप शहरी व्यक्ति से मिलते हो, प्रोफेशनल व्यक्ति से आपका व्यवहार, अंतःक्रिया बदल जाती है, आपका कार्य व्यवहार, मानवीय व्यवहार रूप बदला नजर आता है। तो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जो संपूर्ण परिवेश है, इसलिए कहते हैं ना, आप ग्रामीण व्यक्तियों के साथ अलग हैं, शहरी व्यक्तियों के साथ अलग हैं, ऑफिशियल अलग हैं, पर्सनल अलग हैं, मित्रों के साथ अलग है। और वह क्यों है? तो उसका सिर्फ एक कारण है कि यह परिवेश अनुरूप होता है। किसके अनुरूप? परिवेश के अनुरूप। मित्रों के साथ मित्र व्यवहार करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल व्यवहार करते हैं। तो ये दूसरी चीज डिफाइन की किसने? बोर्नर महोदय ने। तीसरे अगर तत्व की ओर जाएं तो सामान्यतः व्यक्तित्व को कहा यह गया कि यह गतिशील संतुलन है। कहने का तात्पर्य डायनामिक बैलेंसिंग। आप करते क्या है कि जो परिस्थिति आती है आपके सामने, उस परिस्थिति के साथ आप एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन जिसे आप लोग बोलते हैं। यस, करते हैं नहीं करते? देखा भी होगा आपने, ठीक है। छोटे लोग अगर कुछ कहते हैं बड़बड़ाने लगते हो, यस या नो। वहीं अधिकारी आपको कुछ कह देता है, शांत से जी सर करते हुए नजर आते हैं। तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये आपका एडजस्टमेंट है। और यह हर एक मानव में आवश्यकता अनुरूप होता है। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप गतिशील डायनामिक बैलेंसिंग करते नजर आते हैं। तो इसी चीज को डिफाइन किया किसने? बोर्नर ने। चौथी चीज की तरफ जाएं तो आप जो आपके गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? लक्ष्य। और हर किसी के जीवन में, जैसे आप लोगों का भी एक लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? टैट में वर्ग 3 में चयन को पाना। इस प्रक्रिया में आप करते क्या है कि इस प्रक्रिया के बीच आप जो आपके लक्ष्य हैं, लक्ष्यों के चयन में आप विभाजन करते हैं। क्या प्रमुख है आपके लिए? दैट मीन्स मध्य विभाजन, रेखा खींची जाती है। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप चीजों को सिलेक्ट करते हैं, क्या जरूरी है। और जैसे आपने चयन किया, किसे आपने चयन किया? क्योंकि इस समय आपका लक्ष्य है कि आपको एग्जामिनेशन में पास आउट होना है। लक्ष्य आपके पास था तो मार्ग बहुत से थे जिनसे आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कक्षाएं चलें, कक्षाएं नहीं चल रही, शिक्षकों का सानिध्य मिले, नहीं मिल पा रहा है, आप रूबरू हो, नहीं हो पा रहे हैं। तब आपने चयन किया आपने लक्ष्य का। और चयन क्या किया? आपने चयन किया इस चैनल का। और चैनल का चयन करने के साथ आपने यह भी चयन किया क्योंकि आपको पता है कि इस लक्ष्य से जो आपका लक्ष्य है, अर्थात चयनित कर लिया आपने इस YouTube चैनल को, और इस YouTube चैनल से आप अपने लक्ष्य अर्थात पास आउट होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। दैट मीन्स पर्सनालिटी क्या करती? लक्ष्यों के बीच चयन करती है। दैट मीन्स विभाजन रेखा खींचती है। बॉर्नर ने यह डिफाइन किया। आगे चलें तो व्यक्तित्व जो भूतकाल के अनुभव हैं और भविष्य की जो आशाएं हैं, इनका सम्मिलित किया स्वरूप है। अर्थात मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि व्यक्ति विगत जीवन में जो भी कार्य व्यवहार करता है, भूत के अनुभवों के साथ भविष्य की आशाओं की ओर अपने व्यवहार को संशोधित करता है, अंतःक्रिया करता है। उस अंतःक्रिया का नाम क्या है? उस अंतःक्रिया का नाम व्यक्तित्व है। साथ ही आगे बढ़े तो व्यक्तित्व है क्या? तो कुल मिलाकर कहें तो जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि यह कई चीजों से प्रभावित है, इसका निकटतम संबंध कई चीजों से है, और इन निकटतम चीजों के साथ यह जो व्यवस्था है, यह व्यक्तित्व का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति विभेद करता है, अंतःकरण में मनन चिंतन करता है, और उसके बाद अंश से व्यापक परिपाटी को प्रस्तुत करता है। इस चीज को बताया किसने? बोर्नर महोदय ने। इसके साथ विकास के विषय में बताने वाले विचारकों का नाम आता है, तो हम बात कर लेते हैं उनकी भी। विषय बड़ा गंभीर है, बड़े गौर से पढ़ना। तो व्यक्तित्व का विकास, इस पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर? व्यक्तित्व का
विकास। इस विषय में डिफाइन जो किया गया तो अलग अलग अवस्थाओं का जिक्र किया गया। इसमें एक नाम आता है विचारक का, और विचारक कौन है? एरिक्सन। एरिक्सन नाम ध्यान दे लेना। एरिक्सन ने अवस्थाएं बताई, और कई बार आता है एरिक्सन के द्वारा विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में, ध्यान देना। तो इन्होंने 8 भाग बताए हैं। कितने भाग? क्लियर रहेगा ना? एक एक की चर्चा कर लें। तो उन्होंने जो पहला बताया, मुख व संवेदन, एरिक्सन का है पहला विभाजन। दूसरा बताया त्यागने योग, अर्थात जिन चीजों का हम त्याग कर सकते हैं। अंग, जो चीजें त्यागी जा सकती हैं, त्यागने योग अंग या शरीर की मासल संरचना, मासल का होता मसल्स, ठीक। तीसरा जो बताया स्थानांतरण, ठीक। स्थानांतरण चलन, जिसका संबंध किससे? जनन संबंधी। जनन तो जानते हैं ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक। इसके बाद जो बताया अप्रसन्नता, इसके साथ यौवन अवस्था, किसका जिक्र किया? यौवन अवस्था का। यौवन अवस्था ऑलरेडी आप जानते हैं, यौवन अवस्था युवा कहते नहीं, प्रारंभिक बालिकावस्था, आप सीधा नाम से समझ गए होंगे। बालिका अर्थात बाल्यावस्था का जिक्र है। युवा व मध्य बालिकावस्था, अर्थात इन दोनों के बीच संक्रमण की, अर्थात जो एक तूफानी वेग है और जो उत्तर बालिकावस्था की बीच का टाइम है, उस चीज को डिफाइन किया यहां पर। इसके बाद परिपक्व बालिकावस्था, देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 7 अवस्थाएं बताई किसने? एरिक्सन ने। कुल मिलाकर अगर देखें तो एरिक्सन ने उपयुक्त अवस्थाओं को जब बताया तो एक मनोवैज्ञानिक संकट सा उत्पन्न हो गया। अर्थात व्यक्तित्व में हर समय संकट और अनुकूलन, ये प्रक्रिया चलती रहती। ध्यान देना, एरिक्सन ये बताते हैं कि परिस्थिति, आयु अवस्था बदलते ही हर समय आपकी पर्सनालिटी के सामने व्यवहारात्मक समस्या उत्पन्न होगी और आप उसका अनुकूलन करेंगे। और महत्वपूर्ण संकट जो बताया उन्होंने, सबसे ज्यादा कहते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अवस्थाओं को जब आप पढ़ते हैं तो किशोर अवस्था आती है ना, तो कहा गया सबसे ज्यादा संकट कहां है? इसी अवस्था में। तो उन्होंने भी यौवन अवस्था में या युवा अवस्था में सर्वाधिक संकटों को बताया। कहा गया भावी लक्ष्य, यहीं पर आप बड़े बड़े लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, इनका एकीकरण करते हैं, और इस जो भविष्य के लक्ष्य हैं इनका एकीकरण करते हुए आप हमेशा अपने व्यवहारों में संगठन बना के व्यवहारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। और यह दृष्टिकोण सबसे प्रभावी युवा और मध्य बालिकावस्था में, ध्यान देना, कहां पर? युवा और मध्य बालिकावस्था में, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, इस अवस्था में साफ नजर आता है। कुल मिलाकर यहीं पर व्यक्ति अपनी स्थिरता
का निर्माण करता है, आखिर उसे किस क्षेत्र में उत्पादक बनना है। यहां पर उसके सामने संकट अभिमुख होते हैं क्योंकि युवावस्था संकटों से परिपूर्ण है। व्यक्तित्व के विकास में उन्होंने सर्वोत्तम स्वरूप बताया, जहां समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान होता है मानसिक चिंतन से, तो वह जो चिंतन से समाधान हो रहा है वो इसी अवस्था में है और यहीं पर मनोवैज्ञानिक संकट, दैट मीन्स मानसिक स्थायित्व की संकटापन्न यह अवस्था है। यहां पर प्रभावी व्यक्तित्व भी परिलक्षित होता है या यहां उसका उत्पादन किया जाता है। इन चीजों को डिफाइन किया गया किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। कितने भाग? विकास के 8 भाग। कौन कौन से? मुख्य संवेदना, त्यागने योग्य अंग, स्थानांतरण चलन, अप्रसन्नता, यौवन अवस्था, प्रारंभिक बालिकावस्था, युवा और मध्य बालिकावस्था और परिपक्व बालिकावस्था। यह डिफाइन किया किसने? एरिक एरिक्सन ने। ध्यान देना, गौर करना और राइटिंग भी करते चलना। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी स्किप करेंगे समस्याएं आएंगी। अब बात आती है कि कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तित्व को प्रमुखता से निर्धारित करती हैं। सीधा सा कहूं, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। विषय बड़ा जटिल है, लोग सहजता से इस चीज को अध्ययन करते हैं और सहज तरीका क्या है वो तरीका आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ध्यान देते हैं। तो बात हो रही है व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक तत्वों की। अर्थात व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से, चर्चा कर लेते हैं। बड़े आसान सी चीजें हैं। पहला जैसे देखें आप, वंश परंपरा, एक एक का जिक्र करते चलेंगे, ठीक। दूसरा देखें तो शारीरिक संरचना की, जो ऑलरेडी आपको पता है किससे आती है। तीसरा जो इंपैक्ट है वातावरणीय प्रभाव, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा कारक है। साथ ही बाल्यावस्था का अनुभव, क्योंकि पूर्व अनुभव जरूरी है। बाल्यावस्था अनुभव, साथ ही सोशल सामाजिक कारक, अर्थात जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उनका इंपैक्ट पड़ता है। दैट मीन्स वंश परंपरा, मनोवैज्ञानिक ने ऑलरेडी बताया इन सारी चीजों के बारे में कि इसका प्रभाव दिखाई तो देता है व्यवहार में, लेकिन कम ही दिखाई देता है। एक विचारक हुए स्कॉट, ध्यान देना, उन्होंने एक डिफाइन मत भी दिया कि वंश परंपरा का प्रभाव, निर्धारक प्रभाव, अनुकरणीय प्रभाव वैयक्तिक भिन्नता के रूप में नजर आता है। उन्होंने कहा जो हर एक बालक, ट्विंस भी होते हैं तो वो अलग अलग नजर आते हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि ये जो माइनर चीजें हैं, तो जब गुणधर्म का योग होता है उसमें सुषुप्त और क्रियाशील का जो प्रति अंतर होता है, उसके कारण कार्य व्यवहार, जो जीवित व्यवहार वंशानुक्रम में प्राणियों में देखा जाता है, उसमें मूलभूत संरचना में थोड़ा सा अंतर नजर आता है। यह डिफाइन किया। दूसरा फिजिकल संरचना, जो स्नायु मंडल पर ऑलरेडी आप जानते हैं पर निर्भर करती है। इसी से आकार, शरीर की आकृति, अंग आदि का निर्माण होता है। अतिशयोक्ति नहीं कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर इन सारी चीजों का, अर्थात फिजिकल, अगर हष्टपुष्ट है प्रभाव आपका अलग होगा, दुर्बल है, दीनहीन से है, सूखा सा व्यक्ति, वो आकर्षक ड्रेस भी पहन ले। ध्यान देखते हैं, आप देखते नहीं, कई लोगों को आपने देखा होगा बड़े कमजोर से होते हैं, कमजोर से नजर आते हैं, बड़ी तेज वाणी का प्रयोग करते हैं, लोग हंसते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक दुर्बलता किसकी? कोई हष्टपुष्ट है, वो बड़े शांति से भी बात करे तो आप उसका, क्योंकि शारीरिक परिपाटी ऐसी, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक संरचना, हष्टपुष्ट व्यक्ति है
और जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति है, दुर्बल सा है, तो साफ साफ आप उसके व्यक्ति के कार्य व्यवहार में अंतर देखते हैं, उसका प्रभाव भी अलग नजर आता है। इंपैक्ट अगर देखें वातावरण का प्रभाव, इंपैक्ट सीधा सीधा पड़ता है कि वातावरणीय घटक सबसे ज्यादा प्रभावी है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जैसा होगा उसी का अनुशीलन करेगा, उसी के अनुसार बालक कार्य व्यवहार करता है और इसी के अनुसार व्यक्ति के कार्य व्यवहार में व्यवहारात्मक घटक निर्मित होते नजर आते हैं। अनुभव बताया गया कि बाल्यावस्था में बच्चा जब होता है माता पिता के साथ, घर के सदस्यों के साथ, जिस तरीके का व्यवहार, तनाव अधिक था, दुर्बल था, निर्बल परिवार से आया, आर्थिक विपन्नता की स्थिति थी, लड़ाई झगड़ों का अनुभव रहा, वह बच्चा क्या है, सामाजिक परिपाटी में अन्य लोगों से जुड़ना नहीं बल्कि विलग होना चाहता है, अक्सर अपराधी आदि की स्थिति के व्यक्तित्व का निर्माण यहां होता हुआ देखा जाता है। कई सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज का जिक्र किया है। सामाजिक कारक का कारक बताया जाता है कि सोशल जिस तरीके का होता है, इसलिए कहा जाता है जो परिवार संयुक्त है, माता पिता, बच्चों को प्यार अत्यधिक मिला, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से दादा दादी सारे लोगों के साथ जब वह रहता है तो सामाजिक मिति या सामाजिक संगठन, सामाजिक परिज्ञान, परिवेश जनित ज्ञानों से उत्तम प्राप्त होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। इसीलिए आप देखें कि प्रारंभिक स्तर में जो ग्रामीण तबके में लोग रहते थे, संयुक्त परिवार में परवरिश हुई, तो सामाजिक विन्यास उनका उत्तम था, कार्य व्यवहार उनका उत्तम था। उसका कारण यह है क्योंकि सामाजिक कारक में उन्हें वो सारी चीजें प्राप्त हुई। ये सारे कारक हैं, निर्धारक तत्व हैं जिससे आपका व्यक्तित्व प्रभावी या निष्प्रभावी होता हुआ नजर आता है। बात आती है द रोल ऑफ स्कूल, अर्थात व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। और विद्यालय में ऑलरेडी आप जानते हैं विद्यालय में सक्रिय घटक कौन, कई बार आता है विद्यालय में सक्रिय घटक प्रश्न पूछ दिया जाता है, और विद्यालय में सक्रिय घटक का जब भी प्रश्न आता है तो सक्रिय कौन है, आप, अर्थात शिक्षक। तो बात आती है व्यक्तित्व के विकास हेतु किसकी, विद्यालय भूमिका की। व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। कुल मिलाकर अगर देखें तो विद्यालय का कार्य क्या है, समाज के अनुरूप उत्तम नागरिक का निर्माण करना। दैट सीधा सीधा कहें तो विद्यालय औपचारिक रूप से व्यक्तित्व का समन्वित विकास करने वाला संस्थान है जिसका गहरा और बहुत गहरा प्रभाव बालक पर देखा जाता है। क्योंकि व्यवस्थित और औपचारिक रूप से यह भूमिका प्रदान की गई है किसे, विद्यालय को, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व विकास में विद्यालय का प्रभाव पड़ता ही है। यस, अब क्या है तो देखें आप, जब आप विद्यालय जाते हैं तो बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो वहां एक चीज मिलती है, लघु समाज भी कहा गया, मित्र बनते हैं। और मित्र संबंध से बालक में आपस में जो बालक का यह संबंध बनता है, यह व्यक्तित्व की एक बड़ी सीमा में व्यक्तित्व के निर्माणात्मक घटक का क्या है, मूल व्यवस्था है। अर्थात मित्रता का जो संबंध है इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। मित्र हंसमुख हैं, सफल हैं, उत्पादक हैं, प्रभावशाली हैं, सकारात्मक सोच के हैं, बच्चे के व्यक्तित्व पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। यही एक कारण है कि गार्जियंस अपने बच्चों को अच्छे परिवेश जनित विद्यालय में नामांकित कराते हैं ताकि उनके बालक का व्यक्तित्व, व्यवहारात्मक स्वरूप, कार्य व्यवहार उत्तम हो। ठीक। दूसरी चीज देखें तो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है, अर्थात एमपी बोर्ड की बात है, सीबीएसई की है, आईसीएसई बोर्ड की है, जो वहां पर चित्रांकन है, लिखना पढ़ना है, ये अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग नजर आता और उसी स्वरूप में बच्चे का भी व्यवहारात्मक निर्माण होता है, अर्थात संस्कृति के स्वरूप में है। ठीक। राज्य स्वरूप की शैक्षणिक व्यवस्था में है या केंद्रीय स्वरूप की शैक्षणिक व्यवस्था में है, ध्यान देना। और हर किसी का पाठ्यक्रम अलग है और इस पाठ्यक्रम का प्रभाव लंबे समय तक रहने के कारण उसका लेखन, आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हिंदी आदि भाषा में, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य व्यवहार करने में
असहजता महसूस होती है, उसका कारण या कार्य प्रभाव अगर ज्ञात करने जाएंगे आप तो आपको सीधा समझ में आएगा। क्या? क्योंकि उनका पठन पाठन इससे क्या है? इससे भिन्न है। साथ ही रुचि, क्षमता, कौशल, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता पाठ्यक्रम और विद्यालय की योजनाओं से ही आता है, इन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही बहुधा जो संवेगात्मक विचार है बच्चों में देखे जाते हैं, उन पर भी प्रभाव किसका पड़ता है? विद्यालय का। कुल मिलाकर बात करें तो विद्यालय में शिक्षक की कोशिश होनी चाहिए कि जब वह बालक का व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा हो तो उसके शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, मानसिक शक्तियों का संतुलित विकास करने का वह क्या करे? प्रयास करे और इस दिशा में वह कार्य करे, जिसके लिए वह विभिन्न तरीके के कार्य व्यवहार कर सकता है। तब बात आती है कि शिक्षक क्या करे या शिक्षक के लिए सुझाव, अर्थात विद्यालय में किसकी बात हो रही है? विद्यालय की भूमिका और विद्यालय में सक्रिय कौन? आप, शिक्षक। तो शिक्षक के लिए क्या है? किनकी बात? सुझाव। क्या करने के लिए? विद्यार्थी का उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। तो स्कूल का जो संगठन है या स्कूल एक लघु समाज है, यहां पर सामाजिक जीवन के अनुरूप सामुदायिक रहन सहन का तरीका संतुलित रूप में किस तरीके से समाज के लिए उपयुक्त होगा, इसकी शिक्षा किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा दी जाए। दूसरा, जो भी सामाजिक जीवन का क्रियात्मक पहलू है, इनके प्रभावों को प्रतियोगिता और सहयोग पर आधारित व्यवस्था के अनुभवों को कौन दे? शिक्षक दे। और इस तरीके से बालक को क्रियाशील करे, अर्थात ऐसी कार्य व्यवस्थाओं का आयोजन करे जो सहयोग पर आधारित हो, और इसके लिए वह बौद्धिक कार्य, खेलकूद आदि का आयोजन करा सकता है। ठीक। तीसरी चीज, छात्रों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उत्तरदायित्व, और कहा यह जाता है कि एक शिक्षक का कार्य है कि इन उत्तरदायित्व को प्राथमिक स्तर से ही उसे देने लगना चाहिए। पहले कॉपियों से, किताबों से, बैग से, भोजन आदि की व्यवस्था से, अपने को स्वच्छ रखने की स्थितियों से, इन सारी चीजों से आगे चलकर कहा जाता है मॉनिटर का बनाना, वर्ग का निर्माण करना, सहयोग को करना, और आगे आप देखें कॉलेज आदि स्तर में छात्र संसद आदि का निर्माण किया जाता है, जिसे आप कॉलेज इलेक्शंस कहते हैं। ये सारी चीजें क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टीचर, द बेटर कंडीशंस, अर्थात नियम, तरीके, कार्य व्यवहार, इन सबको बताना, ताकि उत्तम सामाजिक विन्यास के अनुरूप आपका व्यवहारात्मक पहलू या व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। साथ ही शिक्षक को चाहिए हमेशा आदर्श उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बच्चा, देखिए बालक बानर है, बंदर है, बंदर की प्रकृति है, बालक उद्दंड है, बालक सांवेगिक है, उसके कार्य व्यवहार में समुचित परिवर्तन करने हेतु आपके लिए जरूरी होगा कि आप बालक के प्रति क्या रखें? द ऑल टाइम ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति, ऑल टाइम इन लविंग ऑफ चाइल्ड। बच्चे को हर समय आप प्रेम दें, स्नेह, डांट डपट से नहीं। कई शिक्षक हैं जो जीर्ण शीर्ण से होते हैं, बच्चों पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि बताए कई बार आता है शिक्षक को कैसा, द ऑल टाइम, शिक्षक के लिए गुण हैं क्या? रखिए, हर समय सहानुभूति रखिए, हर समय प्रेम रखिए। इन चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे, बच्चे को भयभीत नहीं करेंगे, और अगर भयभीत करते हो बच्चा डरपोक दब्बू हो जाएगा, और अगर प्रेम स्नेह मिलता है, सहानुभूति मिलती, अपनी क्षमता से अधिक उत्तम व्यवहार करेगा बालक। यह भी जरूरी है एक शिक्षक के लिए कि शिक्षक ऐसा कार्य व्यवहार करे, क्या करे? एक ऐसा कार्य व्यवहार करे जो अनुकरणीय हो। ध्यान दे, दैट मीन्स आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि आप बच्चे से कहेंगे और वह चीज उसे परिलक्षित नहीं होती तो वह आपकी चीजों के प्रति क्या नहीं होगा, उपयुक्त ना पाकर उस व्यवहार को अपनाएगा नहीं। इसलिए शिक्षक को कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसका स्वरूप क्या हो? सादगी से परिपूर्ण हो, प्रेम से भरा हो, सहानुभूति से भरा हो। ऐसा अगर व्यवहार है तब आप देखेंगे कि बच्चा आपके कार्य व्यवहारों का क्या करेगा? अनुकरण करता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक शिक्षक के लिए सुझाव थे, अर्थात आप लोगों के लिए सुझाव थे। इन सुझावों पर गौर करिएगा, क्योंकि व्यक्तित्व का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। कैसे व्यक्तित्व संबंधी शिक्षा क्या है, मापन विधियां क्या हैं,
इसकी, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन आपके अगले जो आपका क्लास है उसमें इस पर चर्चा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, मेहनत करते हैं हम लोग, सब्सक्राइब करिए, चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, दोस्तों और मित्रों तक आप नहीं पहुंचा रहे उन्हें जरूर पहुंचाइए, और ध्यान दिए स्किप मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा।